Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time Study. This is Deepti Yadav. Friends, today is the third day of this best 500 MCQ series. Guys, ये सीरीज SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल व यूपी ट्रिपल SC के थ्रू कंडक्ट होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है. होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी. चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए, खाद्य श्रृंखला में मानव है. देखिए, जो खाद्य श्रृंखला होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है. ओके, जिसमें जो फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं उनको, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और टर्सरी कंज्यूमर होते हैं. ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं? वो सारे शाकाहारी होते हैं. और ये मतलब जो कंज्यूमर वनस्पतियों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता. और इनका एग्जाम्पल है खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, ईटसी. ओके, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये सभी किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं. ठीक है, ये जो उन लोगों को मतलब खाते हैं. जैसे एग्जांपल है मेंढक, मछली, कीट, पतंगे. ओके, और जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ठीक है, इनका एग्जांपल है बाज, गिद्ध, शेर, भालू आदि. तो जो मानव है वो आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है. यह किस आंदोलन का नारा है? देखिए, ये होगा चिपको आंदोलन का नारा. ठीक है, किसका? चिपको आंदोलन का. जो चिपको आंदोलन था ये 1970 में उत्तराखंड में, उस टाइम पे उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, तो 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था. ठीक है, ये किस वजह से? ये आंदोलन किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए शुरू किया था. और 97 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. क्लियर? चलिए, और एपिको आंदोलन, ये इसी को कन्नड़ भाषा में एपिको आंदोलन बोलते हैं, चिपको को ही. और सी है नर्मदा बचाओ अभियान. ये क्या है? ये 1985 में मेघा पाटेकर व उनके सहयोगियों द्वारा शुरू किया गया था. यह आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, सरदार सरोवर बांध. उसी के निर्माण के खिलाफ शुरू हुआ था. ये सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन था. मतलब और इसी नर्मदा के उस जो सरदार सरोवर बांध था ना, उसी के बचाव में इसको किया गया था. उसी के विरोध में, सॉरी, बचाव में नहीं, उसी के विरोध में. क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा बांध था, मतलब काफ़ी बड़ा बांध था, तो इस वजह से वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. और लोगों को बिना बताई वहाँ पे बांध स्टार्ट कर दिया गया था बनाना, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था. ठीक है, और जो नर्मदा नदी है इसी को हम लोग रीवा नदी भी कहते हैं. ओके, और ये क्या है? ये जो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, ये भी इंडिया के अंदर ही बहती है. इसी तरह ये भी इंडिया के अंदर ही बहती है, नर्मदा नदी. और ये नर्मदा नदी है, इसको गुजरात व एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, या फिर मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, या कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या ऑप्शन डी है बी और सी दोनों. अब देखिए, जो मैंग्रोव वन है वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? नदियों के किनारे, है ना. बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उन्हीं के किनारे पाए जाते हैं. तो क्या होता है, जो वैश्विक तापमान में अगर वृद्धि होगी तो ध्रुवों की जो बर्फ़ है वो पिघलती है. ठीक है, और जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वैसे वैसे समुद्रों का जल स्तर है, यानी कि वाटर लेवल है, वो भी बढ़ता है. इसी कारण समुद्रों के किनारे या बड़ी नदियों के किनारे बसे इलाके भी पानी में डूबने लगेंगे. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, यानी कि मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, ये जो केंद्रीय वृत्त सिद्धांत है ये किसने दिया था? पार्क तथा वर्गेस ने दिया था. उन्होंने बताया था कि ऐसे नगरों का विकास भीतर से बाहर की ओर वृत्त के रूप में होता है, और ऐसे नगर हैं ये अमेरिका के शिकागो शहर में पाए जाते हैं. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्लियर? चलिए
नेक्स्ट है केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर अरे ये वही फिर से रिपीट हो गया, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है कच्ची बस्तियों को कैंसर किसने कहा था। देखिए कच्ची बस्तियों को कैंसर कहा था डेविड हंटर ने। किसने? डेविड हंटर ने, राइट। और देखिए पार्क एवं वर्गेस ने क्या दिया था? केंद्रीय वृत्त सिद्धांत दिया था। और होमर हाइट ने दिया था सेक्टर सिद्धांत, राइट। और जी टेलर ने दिया था खंड एवं स्तर सिद्धांत। क्लियर? नेक्स्ट है किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। देखिए ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने, ठीक है। और के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, राइट। चलिए नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया था। देखिए संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया था 44 में, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा, ठीक है। और इसमें कौन सा? आर्टिकल 31 व आर्टिकल 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया, राइट। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम एटलीस्ट 50 लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही इतने ही लोग प्रस्तावक भी होने चाहिए, राइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके देखिए इससे पहले का मैंने ऑप्शन बताया था, क्या आंसर कौन सा सही? हाँ बता दिया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था भारत की संविधान सभा का गठन? माउंटबेटन योजना के द्वारा, या फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा, या क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ओके। क्योंकि 1946 में ब्रिटेन के जो पीएम थे प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली, इन्हीं ने भारत में एक 3 सदस्यीय मिशन भेजा था, ठीक है, जिसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव बनकर आए थे, और दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनकर आए थे, और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर, ये नौसेना के अध्यक्ष बन के आए थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है। देखिए ये अखिल भारतीय सेवाओं से, इससे नहीं है, निर्वाचन आयोग से भी नहीं है, ग्राम पंचायतों से भी नहीं है, ये है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। और ये किस में है? ये भाग 16 में है, राइट। नेक्स्ट है इजरायली स्पाईवेयर किसके जरिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर जासूसी की घटना हाल के दिनों में चर्चा में रही। वो मतलब क्या है? कौन सा इसमें से ऐप है वो, ठीक है, कौन सा स्पाईवेयर है? पेगासुस या डाइफ्यूका या जेंको या रूटिक्स। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके, पेगासुस, ठीक है। इससे क्या है? इससे भारतीय पत्रकार, राजनीतिक नेता तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता जासूसी का शिकार बनते हैं, ठीक है, जासूसी का शिकार बने हैं। स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर या मोबाइल में यूजर की गैर जानकारी में इंस्टॉल किया जाता है और उनके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जा सकती हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेगासुस, राइट। नेक्स्ट है हिंदी के प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगूड़ी को किस कृति के लिए 28वें व्यास सम्मान से नवाजा गया था? तो इनको नवाजा गया था ऑप्शन सी, जितने लोग उतने प्रेम। ये अभी जब दिया गया था तब काफ़ी फेमस रहा था, काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट है नई दिल्ली में
हाल ही में आयोजित 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? एमेनुअल मैक्रो या स्टीवन म्यूचिन या फिर सुश्री एंजेला मार्केल या फिर बोरिस जॉनसन? देखिए ये की थी सुश्री एंजेला मार्केल। ये कौन है? ये जर्मनी की चांसलर हैं। ओके, और ये क्या हुआ था? ये 1 से 3 नवंबर तक भारत की यात्रा पर थी और पीएम मोदी व जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने 1 नवंबर को नई दिल्ली में 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक में संयुक्त रूप से अध्यक्षता की थी। क्लियर? नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल ही में सैन्य, चिकित्सक और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए इसमें किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, और ये कब किया था? जब ये उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है भारत ने निम्न में से किस देश के साथ डस्टलिक 2019 नाम से हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? ये देखिए जो थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ हम लोग करते हैं कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। ठीक है, ये दोनों देशों की, भारत और थाईलैंड दोनों देशों की नौसेना के मध्य होती है ये एक्सरसाइज। और थाईलैंड के साथ एक और एक्सरसाइज होती है हमारी संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ये दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच होती है। ठीक है, दूसरा है म्यांमार के भारत और म्यांमार के बीच होती है इम्बैक्स एक्सरसाइज। ठीक है, ये अभी हरियाणा में हुई थी और ये दोनों देशों की थल सेनाओं के मध्य होती है। राइट, और सी है इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया के साथ होती है हमारी 2 एक्सरसाइज होती है, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। ओके, जो गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति है ये नौसेनाओं के बीच होती है, और गरुड़ शक्ति है ये थल सेनाओं के बीच होती है। और ये भी गरुड़ शक्ति है, ये भी आगरा में हुआ था। राइट, और इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। यानी कि डस्टलिक 2019 वो कहाँ पे होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है, और ये अभी कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी, और दोनों देशों की थल सेनाओं के मध्य हुई थी ये। राइट, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक निधि से देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण या उसकी बिक्री? देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उसकी बिक्री। यानी कि उसकी बिक्री उसमें सम्मिलित नहीं है। और जो ये इसकी भारतीय संस्कृति विभाग की स्थापना थी, सॉरी भारतीय नहीं, उत्तर प्रदेश की, ये 1957 में हुई थी। कब? 1957 में। राइट, नेक्स्ट है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी या चौधरी चरण सिंह या बनारसी दास या एच.एन. बहुगुणा? देखिए तो तब थे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। ये पीएसी विद्रोह था, ये हुआ था 1973 में। कब? 1973 में। और ये पीएसी विद्रोह था, ये सशस्त्र बल का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। ठीक है, और ये विद्रोह अपनी ही सरकार के ही खिलाफ था। राइट, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। देखिए तो ये तो सबको ही जानता होगा, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीघा। ठीक है, बीघा है वो उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। राइट, नेक्स्ट है निम्न में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर। देखिए कानपुर को क्या कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, प्रयागराज में हमारा उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, और लखनऊ में है विज्ञान नगरी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, और नोएडा में क्या है? फिल्म सिटी पार्क। ओके, चलिए आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much.